Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. I hope you all are well. आज हम केमिकल बॉन्डिंग के टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमारे लिए ज़रूरी है कि हम कुछ टर्मिनोलॉजीज़ को समझ लें ताकि फिर ओवरऑल हमारे लिए ये टॉपिक समझना आसान हो। ठीक है, क्योंकि जब आप कुछ बेसिक टर्म्स को समझ लेंगे तो आप इजीली इस टॉपिक को ओवरऑल समझ सकते हैं। लेट्स स्टार्ट ऑफ विद इट। सबसे पहले हमारा जो टर्म है दैट इज़ एटम। एटम क्या होता है? एटम इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ एन एलिमेंट। ये एक बेसिक यूनिट होता है, एक प्राइमरी यूनिट होता है किसी भी एलिमेंट का। ऑलराइट, एक एटम के कितने पार्ट्स होते हैं? एक होता है उसका कंसंट्रेटेड सेंटर होता है जिसे कहा जाता है न्यूक्लियस। ऑलराइट, और दूसरा उसका पार्ट, अगर हम सेकंड पार्ट की बात करें तो दैट इज़ शेल्स, दी सराउंडिंग इलेक्ट्रॉनिक शेल्स। जैसा कि आपका सोलर सिस्टम होता है जिसके सेंटर में सन होता है और उसके सराउंडिंग में ऑर्बिट्स बने हुए होते हैं जिसमें तमाम प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं। इन दैट सेम मैनर, एग्जैक्टली सेम वे में एटम का भी एक कंसंट्रेटेड सेंटर होता है दैट इज़ कॉल्ड न्यूक्लियस, और उसके सराउंडिंग में ऑर्बिट्स बने हुए हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि शेल्स बने हुए हैं जिन्हें इलेक्ट्रॉनिक शेल्स कहा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक शेल्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन ऑर्बिट्स में, उन शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, जैसा कि एटम एक बेसिक यूनिट है एलिमेंट का, उसी तरह एटम के अपने भी कुछ सब पार्टिकल्स हैं। ठीक है, तो वो कौन से हैं? मेनली देयर आर 3, जिसे कहा जाता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, आपका जो इलेक्ट्रॉन है दैट इज़ अ नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल, प्रोटॉन आपका पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है, एंड न्यूट्रॉन इज़ अ न्यूट्रल पार्टिकल ऑफ एन एटम। ठीक है, यहाँ पर एक दूसरी बात जो समझना बहुत ज़रूरी है वो ये है कि जब भी हम एटम का टर्म इस्तेमाल करेंगे तो दैट मीन्स कि देयर इज़ न्यूट्रलिटी। ठीक है, दैट मीन्स कि वो जो एटम है दैट इज़ न्यूट्रल इन अ सेंस कि उस एटम में जितने प्रोटॉन्स हैं, जितने पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, यानी उतने ही उसमें नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स मौजूद हैं। दैट इज़ व्हाट मेक्स इट अ न्यूट्रल एटम। ठीक है, लेकिन अगर किसी भी एटम के ऊपर चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज, तो दैट एटम विल बी कॉल्ड एज एन आयन। ठीक है, जब भी एटम की बात हो दैट मीन्स कि वो न्यूट्रल है, लेकिन जब एटम के ऊपर पॉजिटिव या फिर नेगेटिव चार्ज आ जाए तो आप उसे एटम नहीं कहेंगे, देन यू विल कॉल इट एज एन आयन। ठीक है, हमारे नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है दैट इज़ एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है? द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम मेक्स द एटॉमिक नंबर, यानी आपके एटम में जितने भी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स मौजूद हैं उसका जो नंबर है एग्जैक्ट, दैट इज़ योर एटॉमिक नंबर। ठीक है, और ये बात याद रखें कि क्योंकि एक एटम न्यूट्रल होता है तो उसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही उसमें प्रोटॉन्स होंगे। ठीक है, क्योंकि एक एटम में प्रोटॉन्स, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स रिमेन्स कांस्टेंट, इसीलिए इसी बिना पर कहा जाता है कि एटॉमिक नंबर इज़ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम। और वैसे नॉर्मली जो है, क्योंकि एक एटम में प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन यू नो कि जब केमिकल बॉन्डिंग होती है तो फिर इलेक्ट्रॉन्स का नंबर डिस्टर्ब हो सकता है, बट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स रिमेन्स कांस्टेंट, विच इज़ वाई atomic number is said to be the number of protons in an atom. All right, this was the definition or idea of atomic number. और अगर हम atomic mass की बात करें तो atomic mass is the sum of the number of protons and the number of neutrons in the nucleus of an atom. आपके atom में जो nucleus मौजूद है, the concentrated center, उसमें आपके प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मौजूद होते हैं। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स
एंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, उसका सम निकालेंगे तो दैट मेक्स योर एटॉमिक मास, ठीक है। और यू कैन से इट इज़ जस्ट कॉल्ड एज द मास नंबर। द मास ऑफ अ प्रोटॉन इज़ इक्वल टू द मास ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। जो प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है दोनों का ऑलमोस्ट इक्वल मास होता है, दैट इज़ अराउंड 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम्स। दिस इज़ मास ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ऑलराइट। जबकि इलेक्ट्रॉन का मास एज़ कम्पेयर टू द मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बहुत छोटा मास होता है, ठीक है। एंड दैट इक्वल्स टू अराउंड 9.11 इंटू 10⁻28 ग्राम्स, ठीक है। सो जब भी एटॉमिक मास को कैलकुलेट किया जाता है तो मेनली उसमें मास लिया जाता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को एक्सक्लूड कर दिया जाता है क्योंकि उसका मास बहुत छोटा है, ऑलराइट। सो जब भी आप एटॉमिक मास की बात करेंगे तो ऑब्वियसली अगेन यू ओनली कंसीडर द मास ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ठीक है, इन ऑर्डर टू नो योर एटॉमिक मास। सो हमारा नेक्स्ट टर्म है आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स ये समझ लें कि एटम सेम यानी एलिमेंट आपका सेम ही होगा, लेकिन ये वो एटम्स होते हैं जिसमें आपका एलिमेंट तो सेम रहेगा बट उसका एटॉमिक नंबर जो है वो सेम रहेगा बट उसका मास नंबर चेंज हो जाएगा, ऑलराइट। मतलब कि जैसा कि एज आई टोल्ड यू बिफोर कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, जबकि मास नंबर होता है दैट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ योर प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ठीक है। सो आइसोटॉप्स क्या होते हैं, वो एलिमेंट्स होते हैं कि जिनके डिफरेंट एटम्स हमें मिलते हैं। डिफरेंट इन अ सेंस कि आपको उनमें एटॉमिक नंबर सेम मिलेगा बट देयर विल बी अ डिफरेंस इन मास नंबर। जैसा कि फॉर एग्ज़ाम्पल हाइड्रोजन जो है एक एलिमेंट है, ठीक है, और उसके हमें 3 आइसोटॉप्स मिलते हैं जिन्हें कहा जाता है प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्राइटियम, ऑलराइट। सो जो हाइड्रोजन का प्रोटियम आइसोटॉप होता है उसमें आपको एक प्रोटॉन मिलेगा, दैट मीन्स कि एटॉमिक नंबर आपका होगा 1, ऑलराइट, और उसका मास नंबर होगा 1, दैट मीन्स कि आपको उसके अंदर एक ही प्रोटॉन मिलेगा, उसके अंदर आपको न्यूट्रॉन नहीं मिलेगा, ऑलराइट। उसके अलावा ड्यूट्रियम उसका एटॉमिक नंबर है 1 और उसका मास नंबर है 2, ठीक है। फर्स्ट वाले में मास नंबर भी 1 था और एटॉमिक नंबर भी 1 था, जबकि ड्यूट्रियम में एटॉमिक नंबर इज़ 1 बट मास नंबर इज़ 2। वो इसलिए मास नंबर 2 है क्योंकि इसमें हमारे पास एक प्रोटॉन भी है और एक न्यूट्रॉन भी है, ठीक है। सो हमारा मास नंबर हो गया 2, जबकि हमारा एटॉमिक नंबर दैट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो दैट इज़ 1, so obviously that will remain the same. Okay, and now next is third one isotope of hydrogen is tritium, that has mass number 3 और atomic number 1, that means कि उसके अंदर हमारे पास प्रोटॉन एक ही है और उसके पास और हमें इसके अंदर 2 न्यूट्रॉन्स मिलेंगे, ठीक है, जिसकी बिना पर हमारा मास नंबर हो गया 3 और हमारा एटॉमिक नंबर हो गया 1, ऑलराइट। So this is the idea of isotopes कि atoms of the same element which have the same atomic number but different atomic mass are known as the isotopes, alright। Next जो चीज़ जानना ज़रूरी है that is valence shell of an atom। valence shell क्या होता है, that is the outermost shell of an atom, ठीक है। जो सबसे लास्ट वाला, जो सबसे आखिर वाला, जो सबसे आउटर मोस्ट जो शेल होता है एटम का, दैट इज़ नोन एज द वैलेंस शेल ऑफ एन एटम। तो अगर हम एटम के सब शेल्स की बात करें तो देयर आर 4 सब शेल्स जिन्हें नाम दिया जाता है, जिन्हें डिनोट किया जाता है विद S, P, D एंड F, ठीक है। Next is electronegativity। electronegativity you can say that it is a force। ये एक तरह की फोर्स होती है जो कि
स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट करती है दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ, ठीक है। ये मतलब बस समझ लें कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक फोर्स होती है, एक कैपेबिलिटी होती है एक एटम की कि वो दूसरे एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके, ठीक है। सो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की फोर्स आती है जब आपकी केमिकल बॉन्डिंग होती है, ठीक है। सो जब आप फर्दर आप इसको केमिकल बॉन्डिंग के प्रोसीजर को समझेंगे तो यू विल नो कि हाउ दिस फोर्स एक्ट्स, ठीक है। सो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर नाउ। यही कुछ टर्मिनोलॉजीज़ आपके लिए समझना ज़रूरी है बिफोर मूविंग ऑन टू द टॉपिक ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। ऑलराइट, सो नाउ लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक, दैट इज़ केमिकल बॉन्डिंग। सो सबसे पहली जो केमिकल बॉन्डिंग हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ आयोनिक बॉन्डिंग। ऑलराइट, सो व्हाट इज़ आयोनिक बॉन्ड? इट इज़ अ केमिकल बॉन्ड इन विच एटम्स ट्रांसफ़र इलेक्ट्रॉन्स। सो नाउ यू नो दैट कि आयोनिक बॉन्ड का जो डिस्टिंक्ट फीचर है वो ये है कि उसमें कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है एंड दैट फॉर्म्स एन आयोनिक बॉन्ड। और आयोनिक बॉन्ड इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि दिस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ आयंस। ओके, नाउ आपको ये बात यहाँ पर समझने की ज़रूरत है कि जब केमिकल बॉन्डिंग होगी, आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन होगी, तो फिर क्या होगा, एक एटम से इलेक्ट्रॉन्स लूज़ होंगे और जो दूसरा एटम है वो इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा, ठीक है। सो दिस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ आयंस एंड द bond formed between them is known as an ionic bond. Alright, और यहाँ पर ये बात भी जानना ज़रूरी है कि जो उन आयंस को इकट्ठे जोड़े हुए होगा, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दैम इज़ नोन एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. दिस इज़ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट एग्जिस्ट बिटवीन टू ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस. ऑलराइट, नाउ लुक एट एन एग्जाम्पल. जैसा कि NaCl है, सोडियम क्लोराइड, इसमें देयर इज़ एन आयोनिक बॉन्ड बिटवीन सोडियम एंड क्लोरीन. ऑलराइट, वो इस तरह कि जैसे कि इफ़ यू लुक एट द इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन इन अ सोडियम एटम, तो आपको पता चलेगा कि इन इट्स फर्स्ट शेल देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स, इन इट्स सेकेंड शेल देयर आर 8 इलेक्ट्रॉन्स एंड इन इट्स लास्ट outermost or the valence shell there is only 1 electron, ठीक है, because there is only 1 electron which is why it is an unstable atom, ठीक है। यानी उसमें ये टेंडेंसी होगी कि it will have a tendency to lose this 1 electron that is in its valence shell, ठीक है। और अगर हम साथ ही क्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन देखें तो we'll see कि in its first shell there are 2 electrons, in its second shell there are 8 electrons and in its outermost or valence shell there are 7 electrons. because उसमें already 7 electrons हैं तो it means कि there is a tendency to gain an electron in order to achieve the noble gas electronic configuration. noble gas electronic configuration क्या होती है? that is कि आपके वैलेंस शेल में कंप्लीट एक 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, दैट मेक्स एन एटम हाईली स्टेबल, ठीक है। जब एक एटम स्टेबल हो जाता है तो फिर वो रिएक्ट नहीं करता, ऑलराइट। लेकिन जब तक किसी भी एटम में अनस्टेबिलिटी होगी, यानी उसके वैलेंस शेल में अकेले अकेले इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे, तो या फिर उसमें टेंडेंसी होगी कि वो इलेक्ट्रॉन दूसरे से गेन कर ले या फिर अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दे, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट हैपन्स इन एन आयोनिक बॉन्ड कि जैसे कि सोडियम क्लोराइड में सोडियम और क्लोरीन दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे, फिर क्या होगा कि सोडियम जो है अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा और उसको गेन कौन करेगा? क्लोरीन, ठीक है। इन दिस वे आइंस विल बी फॉर्म्ड, ठीक है, सोडियम और क्लोराइड आइंस फॉर्म होंगी। इसके अलावा क्या होगा कि जब सोडियम अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा तो इट विल बिकम स्टेबल, ठीक है। और इसके साथ ही क्लोरीन जो है वो अपना वो सोडियम का जो इलेक्ट्रॉन है वो गेन कर लेगा, तो इट विल ऑल्सो बिकम स्टेबल विद 8 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल, ठीक है।
सो ये होता है। इसी तरह फिर होगा इसी तरह फिर इन दोनों के बीच में मॉलिक्यूलर फॉर्म में हमारे पास आयोनिक बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। सो दिस इज़ वन फॉर्म ऑफ द केमिकल बॉन्डिंग इन विच एन के ऊपर Na के ऊपर सोडियम का जो सिंबल है Na, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगेगी और Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज लगेगी। ऑलराइट, सो दिस इज़ वन एग्जांपल ऑफ द आयोनिक बॉन्ड। सो आई होप नाउ यू गेट इट कि आयोनिक बॉन्ड का जो मेन फीचर है वो ये है कि देयर इज़ कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम एंड देयर इज़ एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स between the atoms in a molecule, ठीक है, and it results in the formation of ions because one is gaining an electron and other is losing an electron. जो lose कर रहा है that will become a positive ion और जो atom gain कर रहा है electron that will become a negative ion, ठीक है। और एक और बात जो यहाँ पर जानना ज़रूरी है वो ये है कि जब हम एटम्स के ऊपर उनकी चार्ज लगाएंगे पॉजिटिव या नेगेटिव, उसके साथ वो नंबर भी मेंशन करेंगे कि जितने उसने इलेक्ट्रॉन्स लूज़ किए हैं या फिर गेन किए हैं, ठीक है। सो जैसे कि सोडियम क्लोराइड में N के ऊपर चार्ज लगेगा +1 और उसके पास क्लोरीन के ऊपर चार्ज लगेगा -1, ठीक है। दैट शोज़ कि कितने एटम्स लूज़ या गेन किए गए हैं। ऑलराइट, सो आवर नेक्स्ट chemical bonding that we are going to discuss is the covalent bond. Covalent bond is a bond in which there is sharing of electrons between atoms, ठीक है। You know that ionic bond में complete transfer होता है electrons का from one atom to another atom, लेकिन covalent bond तब बनता है जब there is sharing of electrons between two or more atoms, ठीक है। So that means कि there will not be complete transfer, there just will be sharing of electrons between the atoms, यानी कि जो shared pair of electrons होगा that will stay in between the atoms, ठीक है। पहले ये होता था ionic bond में कि आपका जो एटम आपका लूज़ कर रहा होता था इलेक्ट्रॉन, वो अपना इलेक्ट्रॉन कम्प्लीटली दूसरे को दे देता था, ठीक है। लेकिन कोवलेंट बॉन्ड में ये होगा कि जो आपका अनस्टेबल इलेक्ट्रॉन होगा वो सेंटर में आ जाएगा और साथ ही जो दूसरा एटम है वो भी अपना अनस्टेबल इलेक्ट्रॉन बीच में लाके एक शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बनाएगा, ठीक है। एंड दैट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी बिटवीन द टू एटम्स, ठीक है। यानी कि देयर विल बी शेयरिंग, देयर विल नॉट बी एनी कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, देयर विल बी जस्ट शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो एटम्स के बीच में रहेगा, ठीक है। और इट विल बी जस्ट लाइक कि वो पेयर दोनों ही एटम्स से बिलोंग करता है, इट डज़ नॉट बिलोंग टू एनी वन ऑफ द टू एटम्स, दैट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स टू बोथ ऑफ द एटम्स, ठीक है। इस तरह क्या होगा कि दोनों ही एटम्स इन अ वे अचीव अ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। So this is the covalent bond, our chemical bonding in which there is a sharing of electrons between atoms and that sharing of electrons forms a shared pair of electrons, ठीक है। उसको हम shared pair of electrons कहते हैं। Alright, so अगर हम इसके covalent bond की representation की बात करें तो a single covalent bond is represented by a single line. अगर double covalent bond है तो it will be represented by 2 lines and अगर triple है तो फिर 3 lines से ही represent होगा। Alright, so that means कि एक line ये show करी है कि there is one shared pair of electrons, ठीक है। अगर 2 lines होंगी तो that means there are 2 pairs of shared electrons, ठीक है। और अगर 3 lines होंगी that means कि there are 3 pairs of electrons that are being shared between the atoms. Alright, so for example अगर हम Cl2 की बात करें, ठीक है, that means there are 2 chlorine atoms. अगर हम सिंपल एक क्लोरीन एटम की कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो उसके वैलेंस शेल में हमें 7 इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, दैट मीन्स इट हैज़ टेंडेंसी टू एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो उसी तरह
जो दूसरा इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का एटम होगा, दैट ऑल्सो हैज़ 7 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल, ठीक है। दैट मीन्स कि उसकी भी टेंडेंसी है कि वो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सके, लेकिन क्योंकि यहाँ पे दोनों एटम्स जो हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम्प्लीटली सेम है, ठीक है, तो फिर क्या होगा कि तो फिर वो क्या होंगे कि वो अपना अपना 7th इलेक्ट्रॉन दोनों बीच में रख के आपस में शेयर कर लेंगे, ठीक है। दिस विल फॉर्म अ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी देयर इज़ अ सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज़ बीइंग शेयर्ड बिटवीन द 2 एटम्स, ठीक है। सो जब शेयरिंग होगी, दैट विल अल्टीमेटली रिजल्ट in a stable configuration of both the atoms, and it will result in the formation of a chlorine molecule in which there is covalent bonding between the 2 chlorine atoms. All right, so this is one example of the covalent bond. Similarly, अगर हम O2 की बात करें तो इन O2 as well क्या होगा कि वहाँ पे आपके जो ऑक्सीजन एटम है उसके वैलेंस शेल में यू हैव 6 इलेक्ट्रॉन्स, आपके पास उसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और जो दूसरा एटम है ऑब्वियसली उसके पास भी उसके वैलेंस शेल में लास्ट वाले शेल में आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। देन बोथ विल ट्राई टू अचीव अ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, तो फिर क्या होगा कि दोनों अपने दो दो इलेक्ट्रॉन्स को आपस में शेयर कर लेंगे, ठीक है। सो दैट मीन्स के सेंटर में उनकी शेयरिंग के बीच में 4 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, ठीक है, इन अ सेंस के 2 इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बाय ईच ऑक्सीजन एटम, ठीक है। दैट मीन्स कि देयर आर 2 शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। सो देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ अ कोवलेंट बॉन्ड एंड देयर इज़ अ डबल कोवलेंट बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पे आपके 2 शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। सो दिस ऑल्सो रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अ कोवलेंट बॉन्ड, and this is an example of the double covalent bond. All right, so in that sense both will achieve a stable electronic configuration, ठीक है, and this will result in the formation of an oxygen molecule. All right, so again you can see that in nitrogen there is a triple bond because 3 shared pairs of electron are shared between 2 nitrogen atoms. आप देख सकते हैं कि 3 इलेक्ट्रॉन्स शेयर किए हैं ईच नाइट्रोजन एटम ने, ठीक है। सो इस तरह आपके पास 3 शेयर्ड पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन बनते हैं। सो दैट इज़ वाई देयर इज़ अ ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन 2 नाइट्रोजन एटम्स दैट फॉर्म्स अ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल. So this is also an example of nitrogen molecule. This is an example of a triple covalent bond. All right, I hope I'm able to make you understand this topic of chemical bonding. So अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, comment and subscribe to my channel. Thank you so much. Take care. Bye bye.